अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सब क्लास 7th। आज जो हमारा टॉपिक है हम मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक आपको पता ही होगा। आज हम औरंगज़ेब के बारे में जानेंगे कि लास्ट मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब कौन थे, उसने क्या कुछ किया, कहाँ से कहाँ तक हुकूमत, किस डेट से किस डेट तक हुकूमत की, कितने साल हुकूमत की है औरंगज़ेब के बारे में। पेज नंबर आप 52 खोलेंगे, 52 पेज पे है औरंगज़ेब के बारे में। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो जैसा कि मैंने कल कहा था कि शाहजहाँ के बेटों में लड़ाई हुई कि कौन अब अगला बादशाह बने। तो औरंगज़ेब ने क्या किया, उसने अपने बाप को कैद किया, जो उसके बाप शाहजहाँ थे उसको कैद किया और खुद क्या बन गए, बादशाह बन गए। जब वो बादशाह बने तो उसने 1658 से 1707 तक हुकूमत की, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, लगभग 50 साल उसने हुकूमत की औरंगज़ेब ने। Aurangzeb ruled for nearly 50 years. His rule extended over almost the entire subcontinent, from Kashmir in the north to the river Kaveri in the south. कश्मीर से लेकर यानी नॉर्थ में रिवर कावेरी तक, नॉर्थ में हुकूमत की, नॉर्थ के कश्मीर से लेकर रिवर कावेरी तक इसने अपने कब्जे में कर लिया पूरे सब कॉन्टिनेंट को। और एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू चिटागोंग इन द ईस्ट, और काबुल वेस्ट से चिटागोंग ईस्ट तक इसने हुकूमत संभाली। ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इसने क्या किया, कब्जा किया। और उसके बाद क्या किया, बट ही रिवर्स्ड अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। लेकिन अकबर ने जो पॉलिसी बनाई थी दीन इलाही, इसने उसको रिवर्स किया। यानी दीन इलाही, जो जिसको चाहे जो मनपसंद दीन अडॉप्ट करना, उसमें जो उसने अमेंडमेंट्स की थी दीन में, इसने वो सब कुछ ख़त्म कर दी। तो उसके बाद क्या होता है, ही री इम्पोज्ड जजिया टैक्स। उसके बाद उसने क्या किया, उसने जजिया जो टैक्स मैंने कहा था कि लोगों को देना पड़ता था, अकबर ने उसे ख़त्म किया था, इसने री इम्पोज किया, इसने फिर से दोबारा से वो लागू किया। तो यही था कि जब इसने हिंदुओं पे वो टैक्स लागू किया तो उससे क्या हुआ, देयरफॉर ही हैड अ डिफिकल्ट टाइम। उसको हिंदूज का सामना करना पड़ा। हिंदूज ने रिवोल्ट किया औरंगजेब के खिलाफ। ही spent the last days of his reign attempting to suppress one revolt after another. तो इस जब जजिया टैक्स उसने री इम्पोज किया, जजिया जजिया के बारे में मैंने बताया था। तो जजिया जब उसने री इम्पोज किया तो इससे क्या हुआ, हिंदूज ने उसके खिलाफ रिवोल्ट करने शुरू कर दिए, बगावत करनी शुरू कर दी औरंगजेब के खिलाफ। इस तरह उसकी जो जिंदगी थी वो इन्हीं रिवोल्ट्स में गुजरी, इन्हीं का सामना करने में गुजरी। अनलाइक द अर्लियर मुगल एम्पायर्स, औरंगजेब हैड अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल। बाकी मुगल एम्पायर्स जितने भी हमने पढ़े 5 इससे पहले, वो कैसे शाही लिबास पहनते थे, जेवरात पहनते थे, सोना चांदी पहनते थे। लेकिन औरंगजेब उनसे डिफरेंट था। ये रिलीजियस टाइप का बंदा था, यानी ये कुरान को फॉलो करता था, सिंपल ड्रेस पहनता था। इसने कोई वो ज्वेलरी वगैरह हाई क्लोथ्स नहीं पहने कभी, बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल था इसका। ही नेवर वोर कॉस्टली robes or used gold and silver vessels. He even sieved caps and copied the Quran to sell. उसने क्या किया, कुरान को पब्लिश किया, कुरान की कॉपीज बनाई और लोगों में वो बांटी, वो बेचना भी शुरू की ताकि लोग पढ़े और समझे कि सही दीन क्या है। ये औरंगजेब ने हिंदुस्तान में ये काम किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, so that he could earn money for his use rather than taking it from the treasury. तो उसका ये था कि लोग इसे इस्तेमाल करें और इससे उसको क्या होता, इनकम भी आ जाती थी और खजाने से उसको पैसे बच जाते थे। लोग एक तो कुरान पढ़ते थे और ऊपर से पैसे भी देने पड़ते थे, तो इसको इनकम भी आ जाती थी वो। ड्यू टू हिज सिंपलिसिटी ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड जिंदा पीर और लिविंग सेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बिल्कुल सिंपल थे इसलिए उसको क्या कहा जाता था, जिंदा पीर, जिंद पीर, या क्या कहा जाता था इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, लिविंग सेंट, लिविंग सेंट। इतने सिंपल थे वो, सिंपल लाइफ गुजारते थे, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग। ये कौन थे, औरंगजेब मोहम्मद
بہت ہی ریلیجس پرسن تھے, قرآن کو فالو کرتے تھے. دین الہی کو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا من چاہا دین نہیں چلے گا, یہاں وہی قانون چلے گا جو قرآن ہمیں کہتا ہے. تو زمین اس کو زندہ پیر بھی کہا جاتا تھا, یعنی لیونگ سینٹ کہا جاتا تھا اس سمپلسٹی کی وجہ سے. ایز اے رولر اورنگزیب واز however short sighted. اس طرح ہندوز نے اسے کہا کہ یہ شارٹ سائٹڈ ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اکبر جو اس کے گرینڈ فادر تھے, تو وہ کیا تھے, ان کی تھنکنگ براڈ تھی, ان کا براڈ ویژن تھا, وہ ہر ایک مذہب کو امپورٹنس دیتے تھے. اور یہ کیا کہتے ہیں, صرف قرآن کو فالو کرو, صرف اسلام اڈاپٹ کرو, اس لیے وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ شارٹ سائٹڈ ہے. ہی گیو اپ اکبرس پالیسی آف ٹالرینس. ہی بیکیم ویری unpopular when he reintroduced جزیہ. جب اس نے جزیہ ٹیکس امپوز کیا تو وہ ان پاپولر, وہ لوگوں میں مشہور نہیں ہوا, بلکہ اس کی لوگوں کو اس کی کیا ہوا کہ نفرت سی ہونے لگی کہ اس نے ٹیکس پھر سے ری امپوز کیا. دا پالیسی آف اورنگزیب پشڈ دا امپائر ٹورڈز ڈیکلائن. جب اس کی پالیسی یہ جزیہ ٹیکس امپوز اس نے ری امپوز کیا تو لوگوں نے اس سے نفرت کرنی شروع کر دی. اب ہم پڑھیں گے مین ایونٹس ڈیورنگ اورنگزیب. دا ریوولٹس آف جاٹس اینڈ سٹنامیز. اس کے بعد جب اس نے جزیہ ٹیکس ریمپوز کیا تو جاٹ جو تھے اور ستنامیز جو تھے انہوں نے ریوولٹ کرنا شروع کر دیا. کب کی بات ہے, 1669 میں جاٹس نے اس کے خلاف یعنی اورنگزیب کے خلاف ریوولٹس کرنا شروع کر دیے. ان 1669 the Jats of Mathura revolted under the leadership of local zamindar named Gokula. The zamindar of Tilpat were defeated but could not crush it permanently. اس نے کیا کیا, جب انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں, گوکلا کی لیڈرشپ میں کیا کیا, اس کے خلاف بغاوت کیا اورنگزیب کے خلاف, مگر اس کو ہرایا گیا لیکن پرماننٹلی اس کو کرش نہیں کیا گیا. اس نے کیا کیا, ان 1672 the emperor had to march personally to crush a rebellion of another group of peasants called ستنامیز. اس کے بعد خود اورنگزیب کو نکلنا پڑا جنگ میں, اور ایک ریبلیئن تھا اس کو کرش کرنا پڑا جن کا نام تھا ستنامیز. These uprisings however continued until the Jat leader Choraman established a separate جاٹ کنگڈم. یہ ریوولٹس تب تک قائم رہے جب تک جاٹوں نے اپنی الگ حکومت بنا لی. اس کے بعد سکھس نے بھی کیا کیا, سکھس نے بھی اورنگزیب کے خلاف ریوولٹ کیے. گرو تیگ بہادر دا 9th گرو آف دا سکھس opposed the policy of religious persecution followed by Aurangzeb. گرو تیگ بہادر جو تھے 9th گرو سکھس کے, اس نے بھی اپوزیشن کی اورنگزیب کی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, in 1675 the guru along with 5 of his followers were arrested and brought to Delhi. اس کے بعد گرو کو اریسٹ کیا گیا, 9th گرو تیگ بہادر کو اریسٹ کیا گیا, اس کے 5 فالوورز کے ساتھ, اس کے 5 اور پرسنز تھے اس کے ساتھ, اور اس کو دہلی لایا گیا. گرو تیگ بہادر واز آرڈرڈ ٹو ایمبریس اسلام. گرو تیگ بہادر کو کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کر لو یا اسلام مان لو. تو اس نے کیا کہا, تیگ بہادر واز آرڈرڈ ٹو ایمبریس اسلام. آن ہز ریفیوزل ٹو گیو اپ ہز فیتھ دا گرو واز بیہیڈڈ اینڈ چندانی چوک ان دہلی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ چاندنی چوک دہلی میں اس کو کیا کیا گیا, اس کو مار دیا گیا. The 10th Guru organized the Sikhs into a disciplined military sect called the Khalsa. They continued their heroic struggle against the Mughals. There was a fierce battle at Anandpur Sahib in 1704. Guru Gobind Singh fought heroically. His 2 sons were buried alive when they refused to embrace Islam. تو اس نے اب کون آئے, 10th گرو آئے, گرو گوبند سنگھ. اس کے 2 بیٹوں کو زندہ دفن کیا گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا تھا, اسلام کو ایمبریس نہیں کیا تھا. یہ اس ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, ریئلٹی نوز آلمائٹی. تو کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گرو گوبند 10th گرو وہ بھی اس کے اورنگزیب کے خلاف لڑتے ہیں. ڈیکن پالیسی, پھر ڈیکن کی پالیسی آئی. اورنگزیب اسپینڈ دا لاسٹ 26 ایئرس آف ہز رول ان دا ڈیکن. اس نے لاسٹ کے جو 26 سال گزارے وہ ڈیکن میں گزارے, ساؤتھ میں گزارے. ہی وانٹڈ ٹو کریش دا پاور آف دا مراٹھاز اینڈ اسٹرنگتھ ہز پوزیشن ان ڈیکن. وہ چاہتے تھے کہ مراٹھا پاور جو ڈیکن میں اسٹرانگ تھا اس کو کریش کرے اور وہاں پہ اپنی حکومت اسٹیبلش کرے. اورنگزیب اینیکسڈ بیجاپور in 1686
एंड गोलकोंडा इन 1687. उसने बीजापुर को भी अपने कब्जे में किया और गोलकोंडा को भी अपने कब्जे में किया. हाउएवर दीज कॉन्क्वेस्ट्स डिड नॉट बेनिफिट द एम्पायर. लेकिन इससे उसकी सल्तनत पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस पे कोई असर नहीं हुआ. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर दीज लैंड्स एज दे वर टू फॉर फ्रॉम द कैपिटल. ये बहुत दूर थी दिल्ली से, यानी कैपिटल सिटी से बहुत दूर थी. ऑल्सो द मुगल्स केम फेस टू फेस विद द मराठास. और मुगल्स को किन का सामना करना पड़ा? मराठा का. औरंगजेब ट्राइड टू क्रैश देम बट फेल्ड. औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मराठा को वो क्रैश करे, लेकिन वो फेल हो गए इसमें. इवन आफ्टर रियलाइजिंग दैट मराठास वर ए पावरफुल एनमी, ही डिड नॉट ट्राई टू मेक पीस विद देम. जब उसको एहसास हुआ कि मराठा की बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, वो पावरफुल है, तो उसने उनके साथ क्या किया? सलाह करना शुरू कर दिया. दिस वीकन द एम्पायर. उससे क्या हुआ कि मुगल सल्तनत जो है कमज़ोर होने लगी. द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वॉज फेलियर. उसकी जो पॉलिसी ये थी मराठास के साथ, वो फेल हो गई. ही फेल टू सबड्यू द मराठास. कंटिन्यूस वार्स emptied the treasury and led to a loss of large number of soldiers. कंटिन्यूस जब उसके हर साइड से, एक साइड से सिख, दूसरी साइड से जाट, तीसरे साइड से सतनामीज, चौथी साइड से डेक्कन के ये मराठास, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा जंग लड़ने पड़े. उसके बहुत ज़्यादा सोल्जर मारे गए और उसका जो खजाना था वो खाली हो गया इन जंग्स में. और फिर क्या हुआ? एंड लेड टू ए लूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स ड्यू टू औरंगजेब्स लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ. हिज एडमिनिस्ट्रेशन सफर्ड ए लॉट. जब जैसे कि वो साउथ में ज़्यादा रहा, डेक्कन में ज़्यादा रहा, मराठास को हराना चाहता था, तो इससे क्या हुआ कि जो उसकी कैपिटल सिटी थी दिल्ली थी, वो कमज़ोर होने लगी. वहाँ पे रिवोल्ट ज़्यादा बढ़ने लगे. रिवोल्ट चैलेंजिंग द मुगल अथॉरिटी ब्रोक आउट द डिफरेंट प्लेसेस. और इससे क्या हुआ कि उसकी जो मुगल की जो सल्तनत थी वो कमज़ोर होने लगी, उसमें दरारें पड़ने लगी. द मुगल कोर्ट was the area of the royal places where emperor would meet noble and politically important figures to discuss political matters and other everyday or aspects of life in the Mughal empire. मुगलों ने एक कोर्ट बनाया था जिसमें वो जो हाई ऑफिशियल्स होते थे, जो थिंक टैंक होते थे, जो क्या होते थे, क्वालिफाइड पर्सनस होते थे, पॉलिटिकल पर्सनस होते थे, उनके साथ मीटिंग्स होती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जाए, हुकूमत को कैसे संभाला जाए. द मुगल कंट्री कल्चर promoted Persian as the language of culture and Urdu as the language of administration. तो मुगल्स ने क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो थी उर्दू को रखा था और कल्चरल लैंग्वेज पर्शियन को रखा था. अब मुगल कोर्ट पेंटिंग्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, और उनकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वीक हुई, कैसे मुगल्स का खात्मा हुआ, औरंगजेब की डेथ के साथ मुगल्स ख़त्म हुए, क्यों हुए. थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि हर तरफ से रिवोल्ट्स थे और इसकी पॉलिसीज़ जो थी उनके अपोजिट ये रिवोल्ट्स हुए थे, क्योंकि इसने दीन इलाही को ख़त्म किया था, इसने कुरान को दस्तूर बनाया था, आइन बनाया था, इसलिए बाकी जितने भी मज़ाहिब थे इसके ख़िलाफ़ हुए थे. बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे मुगल कोर्ट और पेंटिंग्स और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. इस तरह ये लेसन कल इसका टॉपिक लास्ट होगा और ये हम कंप्लीट करेंगे. आप इससे पहले वाले लेसन को लर्न करके रखोगे, T1 के लिए प्रिपेयर रहोगे. ऑलमोस्ट आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लर्न होने चाहिए. लेकिन आपका जो होम टास्क आज इम्पॉर्टेंट है, होम टास्क जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं हर एक को फ़ोन करके पूछूंगा कि इन्होंने बनाया कि नहीं, और ग्रुप पे भी अपलोड करना है. आपको इंडियन मैप बनाना है. इंडियन मैप ड्राई स्केच ऑफ इंडियन मैप एंड राइट द स्टेट्स विद देयर लोकेशन. आपको स्टेट्स लिखनी है, उनकी लोकेशन लिखनी है. आपको लिखना है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. आज आप लिखोगे ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स, कल नॉर्दर्न और साउदर्न, फिर सेंट्रल. तो ये इंडियन मैप आप बनाओगे. इंडियन मैप में आप क्या करोगे? इंडियन मैप को की ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जो भी आती है वो आप लिखोगे. वो आपको ज़ुबानी पहले बुक से देखनी है, फिर ज़ुबानी लर्न करनी है. ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, टोटल जितनी स्टेट्स 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 9, वो आपको टिप ऑफ द टंग पता होना चाहिए कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है. ये ग्रुप पे आप अपलोड करोगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.